आज का जो समय है लोग एलोपैथी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और आयुर्वेद को बहुत कम देते हैं। आज आयुर्वेद काफ़ी पीछे चला गया। उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी, जानकारियों की कमी। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से मानव में रोग उत्पन्न होना शुरू हुए और रोगों का उपचार करने के लिए भगवान धन्वंतरी ने, भगवान विष्णु ने उपचार की व्यवस्था की। एलोपैथी को आए हुए अभी सिर्फ 200 वर्ष हुए हैं, तो क्या उससे पहले लोगों का उपचार नहीं होता था या लोगों में रोग नहीं होते थे? ये एक सवाल मन में उठता है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, वहीं एलोपैथी की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। अपनी लोगों की ये गैर समझ है, लोगों में जानकारी का अभाव है। उन्होंने कभी किसी चीज़ को आजमाया नहीं और आजमाए बगैर अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दिया। आज हमारे पास जो रोगी आते हैं उनमें बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें त्वरित लाभ होता है। मैं ऐसे कई सारे केसेस आपको बता सकता हूँ जिसमें रोगी के रूप में मेरे पास कई चिकित्सक भी आए हैं और वो मॉडर्न के थे, सारे एलोपैथी के चिकित्सक थे। और उन्होंने आकर के जब अनुभव लिया आयुर्वेद चिकित्सा का तो वो आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर, हमने तो सुना था कि आयुर्वेद से बहुत धीरे धीरे लाभ होता है। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में। जहां पर एलोपैथी का बोलबाला लगातार चल रहा है, वहीं आयुर्वेद कुछ ऐसे कमाल कर रहा है जिससे कि लोगों को ये चीजें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आयुर्वेद बहुत सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के ज़माने में आयुर्वेद को ख़त्म किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज व्यास जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार आयुर्वेद हमारे लिए कितना इम्पैक्टफुल होता है और कितना अच्छा होता है। जहां पर लोग आयुर्वेद से भागते हैं, उनको क्यों आयुर्वेद के पास आना चाहिए और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे शरीर पर कितना असर करती हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, मैं सभी देखने वाले दर्शकों को भी स्वागत करता हूं। और अभी दीपावली गुजरी है तो सबका मैं अभिवादन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की। और आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से धनतेरस को धनत्रयोदशी के रूप में तो जानते ही हैं, परंतु ये धन्वंतरी जयंती भी के रूप में भी मनाई जाती है। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। हम जितने भी चिकित्सक हैं वो सब धन्वंतरी को पूजते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य थे और हम वैद्यों के देवता भगवान धन्वंतरी हैं जी। तो भगवान धन्वंतरी से मैं आराधना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। अब रही बात आपका जो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद की स्थिति क्या है और अन्य चिकित्सा पद्धतियों की क्या स्थिति है जी। तो मेरा कहना यह है कि ये विषय ऐसा है कि इसमें प्रतिस्पर्धा की कोई बात नहीं है कि लेकिन सर, कहीं ना कहीं आज का जो समय है लोग एलोपैथी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और आयुर्वेद को बहुत कम देते हैं जी। बिल्कुल। तो कौन सा कारगर ज्यादा है? कारगर तो दोनों ही है। हर एक चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं जी, और उन मर्यादा में रह करके वो चिकित्सा पद्धति अपने रिजल्ट देती है। हर एक पैथी जो है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है सभी रोगों को दूर करने में। एक अवस्था ऐसी आती है जब रोगी किसी भी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होता है, परंतु हर चिकित्सा पद्धति का प्रयास यही होता है कि वो अपने रोगियों को उचित परामर्श दे, उचित उपचार दे और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जी। ये बात है कि आज आयुर्वेद काफ़ी पीछे चला गया। उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी, जानकारियों की कमी और कुछ शासन का जो है प्रश्रय मिलना भी आवश्यक होता है। शासन का प्रश्रय जिस पैथी को मिलता है वो पैथी, वो चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ती है जी। तो विगत कुछ वर्षों में आयुर्वेद को तो ये मानिए, आयुर्वेद का इतिहास पिछले 4-5 हज़ार साल का है जो लिखित आयुर्वेद है। बाकी तो आयुर्वेद का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से मानव में रोग उत्पन्न होना शुरू हुए और रोगों का उपचार करने के लिए भगवान धन्वंतरी ने, भगवान विष्णु ने उपचार की व्यवस्था की। एलोपैथी को आए हुए अभी सिर्फ 200 वर्ष हुए हैं, तो क्या उससे पहले लोगों का उपचार नहीं होता था या लोगों में रोग नहीं होते थे? ये एक सवाल मन में उठता है। तो निश्चित रूप से तब भी रोग होते थे और तब भी लोगों का उपचार होता था। अलग अलग देशों में अपनी अपनी नैसर्गिक चिकित्सा पद्धतियां हुई हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान में जो है वो आयुर्वेद प्रचलित रहा, वैसे ही चाइना में या जापान में और अन्य देशों में भी वहाँ की ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धतियाँ रही हैं। एलोपैथी को आए हुए अभी सिर्फ 200 साल हुए हैं, परंतु
इसका प्रचलन बढ़ गया, क्योंकि एक तो त्वरित लाभ होता था, दूसरा इसका प्रचलन करने के लिए जो प्रशासन था उसने बजट ज़्यादा दिया, लोगों में उसको प्रचारित ज़्यादा किया, इसलिए वो थोड़ा आगे निकल गया। हाँ, बात यह है कि उपचार में सक्षम कौन है, तो हर एक चिकित्सा पद्धति पूर्ण रूप से सक्षम है और वो बनते कोशिश जितना अच्छा रिजल्ट देना चाहिए उतना देने का प्रयास करते हैं। हर एक चिकित्सक यही चाहता है कि उसका रोगी जल्दी से जल्दी ठीक हो, त्वरित लाभ मिले। तो आयुर्वेद की भी अपनी मर्यादा है, वैसे ही एलोपैथी की मर्यादा है, और दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ एक ही विषय पर कार्य करती हैं कि हमारे रोगी जल्दी से जल्दी ठीक हों। जी बिल्कुल। आयुर्वेद में जहाँ रोग का उपचार कैसे होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी नहीं होता, वहीं एलोपैथी की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। जी मैम, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि लोगों की ये गैर समझ है, लोगों में जानकारी का अभाव है। उन्होंने कभी किसी चीज़ को आजमाया नहीं और आजमाए बगैर अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दिया। जी। कुछ लोग दुष्प्रचारित भी करते हैं, उसका भी परिणाम है कि लोग ऐसा मानते हैं। आज हमारे पास जो रोगी आते हैं उनमें बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जिन्हें त्वरित लाभ होता है। मैं ऐसे कई सारे केसेस आपको बता सकता हूँ जिसमें रोगी के रूप में मेरे पास कई चिकित्सक भी आए हैं और वो मॉडर्न के थे, सारे एलोपैथी के चिकित्सक थे, और उन्होंने आकर के जब अनुभव लिया आयुर्वेद चिकित्सा का तो वो आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर, हमने तो सुना था कि आयुर्वेद से बहुत धीरे धीरे लाभ होता है, और मैंने जब अनुभव किया तो मुझे लगा कि ये तो विद इन सेकेंड्स रिजल्ट आते हैं कई बार। मतलब आप इंजेक्शन देंगे, 10-15 मिनट बाद वो दवा जाकर असर करेगी, उससे पहले आयुर्वेद से रिजल्ट आ जाते हैं। मेरे पास एक डेंटिस्ट आए थे जी, हालांकि वो ट्रीटमेंट ले रहे थे सोरियासिस का, और एक दिन फॉलोअप के लिए जब वो आए तो उन्होंने कहा, सर मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है और मेरा क्लिनिक इंदौर से 20 किलोमीटर दूर गांव में है, और जब मैं आता हूं तो सर्दियों के दिन में डस्ट जाती है, ठंडी हवा लगती है और मेरी नाक चौक हो जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, मैं श्वास नहीं ले पाता हूं, तो कोई अच्छा ईएनटी बताइए, ईएनटी डॉक्टर। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बात करते करते उन्हें मैंने एक विद्य चिकित्सा जो होती है आयुर्वेद की, वो विद्य चिकित्सा की, और विद्य चिकित्सा करते ही उन्होंने मुझसे कहा, सर ये तो मैजिक हो गया। क्या किया सर आपने? मैंने कहा क्यों? बोले, सर मेरी नाक पूरी बंद थी, आंखों से आंसू आ रहे थे और बहुत हेडेक हो रहा था। बोले ये मानिए कि 1 सेकंड के अंदर मुझे पूरा आराम हो गया, मेरी नाक खुल गई है, मैं एयर एंट्री बहुत अच्छे से हो रही है, मैं इनहेल कर पा रहा हूँ। क्या मैजिक किया सर आपने? तो बोले इतनी फास्ट तो कोई मेडिसिन काम करती नहीं है। मैंने कहा ये मेडिसिन नहीं, ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद इसी तरह से काम करता है। और वो इतना आश्चर्य में पड़ गए कि सर इतना फास्ट रिजल्ट आयुर्वेद दे सकता है, और लोगों में इतनी भ्रांति है, लोगों में इतनी गैर समझ कैसे है। तो तब मैंने बताया, मैंने कहा ये कुछ तो स्वयं की भी कमी होती है। लोग क्या है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों की जांच पड़ताल बराबर नहीं करते हैं, खोज नहीं करते हैं, जो आसपास मिलता है उसी में से वो ले लेते हैं। तो जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं संख्या में, और उनकी उपलब्धता बड़ी आसानी से हो जाती है। वहीं आयुर्वेद के डॉक्टर्स की थोड़ी कमी भी है और प्रचार प्रसार की भी कमी है, लोगों की जानकारी में नहीं है, इसलिए उन तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, और आयुर्वेद का जो फ़ायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की वजह से भी जी है, हाँ, कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इस वजह से पहुंच मुझे नहीं लगता पाता है इस दिशा में आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ताकि लोगों में आयुर्वेद को लेकर के अवेयरनेस आए, उनको जानकारी मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद की तरफ आकृष्ट हों, आएँ और आयुर्वेद का लाभ लेवें। जी नीरज जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि पहले का जो ज़माना था, जो पहले हमारा आयुर्वेद हुआ करता था, नाड़ी पकड़ के बता दिया जाता था कि क्या बीमारी है, और अब के समय में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिस तकनीकी जैसे जैसे बढ़ी है, उपचार के नए नए तरीके होने लगे हैं, जांच के नए नए तरीके आ गए हैं, तो क्या अभी भी ये नाड़ी वाली जो प्रक्रिया है अभी भी जीवित है? हाँ बिल्कुल, ये नाड़ी परीक्षण की जो विद्या है ये आज भी जीवित है, और आयुर्वेद के चिकित्सक उसका सहारा लेते हैं। जी हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों में वही फिर जानकारी की कमी है कि सिर्फ नाड़ी पकड़ के रोग बता देना या चिकित्सा कर देना सिर्फ उतना पर्याप्त नहीं है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, बृहत्त्रयी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता और उसके बाद की लघुत्रयी, तो इन संहिताओं में
रोगी के परीक्षण के लिए बाकायदा अष्टविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस के को लेकर के और डायग्नोसिस बनाने के लिए परीक्षण करने का जो तरीका है वो विस्तार से बताया हुआ है जी। उसी प्रकार से रोगी का परीक्षण करना चाहिए। सिर्फ नाड़ी पकड़ के और रोग बता देना ये पूर्ण रूप से परीक्षण का विषय नहीं है। ये सिर्फ लोगों में अपना प्रभाव दिखाने के लिए काफ़ी हो सकता है, परंतु जिस तरह से चरकाचार्य ने बताया है कि आपको अगर आपके पास कोई रोगी आता है तो आप उसका पूर्ण रूपेण परीक्षण कीजिए। तो पूर्ण रूपेण परीक्षण करने के लिए पहले त्रिविध परीक्षा भाव है और अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा। नाड़ी परीक्षण उसी का एक हिस्सा है जी। दशविध परीक्षा का, जहाँ प्रश्न परीक्षा, दर्शन परीक्षा और स्पर्श परीक्षा ऐसा बोला है चरक ने, है ना। तो ये स्पर्श परीक्षा का एक हिस्सा है नाड़ी परीक्षण। तो नाड़ी परीक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा इस तरह का विषय बनाना कि ये कोई चमत्कार करने जैसा है, ये कोई विषय ऐसा नहीं है। और लोगों को लुभाने के लिए ज़रूर ये बात की जा सकती है। मैं बता रहा हूँ कि आयुर्वेद को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई। ये षड्यंत्र का एक पार्ट हो सकता है, मुझे लगता है एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन वास्तविक आयुर्वेद को अगर समझना है तो आयुर्वेद के चिकित्सक से जाकर के मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि वे आयुर्वेद को अगर समझना है तो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने परिवेश में, जैसे आप अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं या लोगों को बुला करके लेक्चर रखते हैं, वैसा ही अपने अपने क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को बुला करके कम्युनिटी में उनको बुलाएं और उनसे चर्चा करें, उनसे आयुर्वेद के बारे में समझें और जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करें। तो इससे लोगों का भी लाभ होगा और आयुर्वेद भी आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि ये बताया है आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, क्योंकि लोगों को तो आधी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। वैसे पंचकर्म क्या होता है और इससे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है? मैडम, पंचकर्म चिकित्सा आज बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है जी। और वास्तव में पंचकर्म को लेकर के लोगों में अभी भी पूरी तरह से जानकारी का अभाव है। पंचकर्म की आवश्यकता कब होती है, किन्हें होती है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि पंचकर्म चिकित्सा वास्तव में शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की चिकित्सा है। हमारे यहाँ बोला है, दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः जिता संशोधनैर्यस्य ते तु न पुनरुद्भव। ये वाग्भट्ट आचार्य बोलते हैं कि जब शरीर में दोष विकृत होते हैं और संप्राप्ति बनती है, फिर रोग के लक्षण आते हैं। कोई भी रोग के डेवलप होने की ये प्रक्रिया होती है जी। तो जब कम मात्रा में दोष विकृत हुए होते हैं तो उन्हें निकालने के लिए या उन्हें शमन करने के लिए शमन चिकित्सा बताइए कि आप कुछ जैसे सीजनल कोई बीमारी हुई, सर्दी जुकाम बुखार या उल्टी दस्त, कोई भी अभी तत्काल का कुछ निदान मिला, बीमारी हुई और आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई दी और वो ठीक हो गया, तो ये शमन चिकित्सा है। जो दोष बिगड़े हैं उनको शमन चिकित्सा औषधियाँ दे करके उनको अपने स्थान पे ही शांत कर देना। दूसरा होता है शोधन चिकित्सा। जब दोष अति प्रमाण में बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, तब आप उनको दवा दे करके शरीर में शांत नहीं कर सकते, तब उनको शरीर से बाहर निकालना होता है। इसी को सामान्य भाषा में आजकल डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। आप रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ आहार लेते हैं और रोज़ मलमूत्र का निष्कासन करते हैं, लेकिन शरीर का शुद्धिकरण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कुछ टॉक्सिन्स शरीर में यहाँ वहाँ जमे रहते हैं, तो उनको निकालने के लिए पंचकर्म चिकित्सा का सहारा लेना होता है। पंचकर्म चिकित्सा न केवल रोगियों के लिए बल्कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी उपयोगी है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे वर्ष भर हम घर की रोजाना सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा होता है, हमारा घर साफ सुथरा दिखता है, परंतु हर साल हम दीपावली पे एक विशेष सफाई अभियान चालू करते हैं जी। और फिर हम देखते हैं कि जो घर हमको कल साफ दिख रहा था, दीपावली के समय उसी में से टोकरी भर के कचरा और निकलता है। बिल्कुल। तो वैसा ही शरीर में हम रोज साफ करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज मलमूत्र का निष्कासन करते हैं, हमको लगता है हम स्वस्थ हैं, परंतु वैसे ही शरीर के अलग अलग सेल्स में अलग अलग जो तंत्र हैं शरीर के, उनमें टॉक्सिन्स जमा होते हैं। उनको निकालने के लिए पंचकर्म का सहारा लेना चाहिए। मैं पेशेंट्स को जब समझाता हूं तो मैं उनको यही बोलता हूं कि आप दीपावली की सफाई कराइए। वो दीपावली की सफाई मतलब पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा के 5 प्रमुख अंग होते हैं।
इसीलिए उसको पंचकर्म कहा गया। जी। पंच मतलब 5 और कर्म मतलब क्रियाएं। तो ये पंचकर्म में 5 क्रियाएं जो हैं वो है वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य। इसके बाद आता है रक्तमोक्षण। ये 5 कर्म हैं। वमन क्रिया जो होती है उसमें हम टॉक्सिन्स को उल्टी करा के बाहर निकालते हैं। पहले कुछ औषधियाँ देते हैं, तैयारी करवाते हैं, उसके बाद में मुख्य जो प्रधान कर्म होता है उसमें वमन कराया जाता है। वमन कराना मतलब इंड्यूस्ड एमिशन, उल्टी कराना दवाई दे करके। दूसरा होता है विरेचन कर्म, दवा दे करके लूज मोशन कराया जाता है, जिससे लेट्रिन के रास्ते से सारे विकार जो हैं, जो विजातीय तत्व शरीर में जमा हुए हैं, वो निकल जाते हैं। ये वमन और विरेचन हुआ। बस्ती कर्म, बस्ती कर्म जो है वो एनीमा की एक प्रोसेस होती है, जिसे साधारण भाषा में एनीमा कहते हैं, परंतु एनीमा में और बस्ती कर्म में बहुत फर्क है। एनीमा में सिर्फ कोष्ठ शुद्धि करते हैं, पेट साफ होता है, लेकिन बस्ती कर्म जो है वो कोष्ठ शुद्धि तो करता ही है, साथ साथ चिकित्सा उपक्रम भी करता है। वो औषधियाँ होती हैं, उसमें अलग अलग काढ़े की औषधियाँ होती हैं, तेल की औषधियाँ होती हैं, और वो शरीर में अलग अलग रोगों के हिसाब से दवाइयों का चुनाव करके हम बस्ती कर्म करते हैं। तो वमन हो गया, विरेचन हो गया, बस्ती हो गया। फिर आता है नस्य कर्म। नस्य कर्म मतलब नाक से औषधि देना। आचार्यों ने कहा है नासा ही शिरसो द्वारम, ये सूत्र आता है। मतलब नाक जो है वो सिर का दरवाज़ा है। तो जब मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विकार होता है तो उसकी चिकित्सा के लिए हम लोग नस्य कर्म करते हैं, या मस्तिष्कगत कोई दोष बढ़े हुए हैं तो उनको निकालने के लिए विरेचन कहते हैं। शिरोविरेचन का ही दूसरा नाम नस्य कर्म है ना। फिर आता है रक्त मोक्षण, ये 5वां उपक्रम है। रक्त मोक्षण मतलब हमारे शरीर में रोज़ाना रक्त बनता है, शुद्ध रक्त बनता है, और पुरानी जो सेल्स होती हैं रक्त की वो डिस्ट्रॉय होती हैं। लेकिन मौसम के अनुसार हमारे शरीर में अलग अलग दोष जब बिगड़ते हैं तो रक्त में भी दोष बिगड़ जाते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए, रक्त से दोषों को निकालने के लिए रक्त मोक्षण चिकित्सा सुश्रुत आचार्य ने बताई है। तो रक्त मोक्षण के भी फिर कई सारे प्रविभाग होते हैं। उसमें सिरावेद होता है, प्रच्छान कर्म होता है, जलों का अवचरण होता है, अलाबु होता है, घटी यंत्र होता है। वो फिर उसकी माइक्रो ब्रांचेस होती हैं। जैसी जैसी बीमारियां होती हैं उसके मुताबिक हम पंचकर्म का जो भी कर्म करना होता है, उपयुक्त कर्म, वो रोगी पर अप्लाई करते हैं। परंतु ये तो रोगियों के बारे में बात हो गई, परंतु जो लोग स्वस्थ हैं उनको भी पंचकर्म कराने के लिए आचार्यों ने बताया हुआ है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो वो स्वस्थ बना रहे। आयुर्वेद के 2 उद्देश्य बताए हैं। जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में ऋषि से, आचार्य से अपने शिष्य ने पूछा कि आयुर्वेद की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल ये सवाल उठता है कि आयुर्वेद की आवश्यकता क्या है आखिर। तब आचार्य ने जवाब दिया कि आयुर्वेद की आवश्यकता, इसके 2 प्रयोजन हैं आयुर्वेद के। पहला प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। देखिए, अब हमारे यहाँ कोई भी वाक्य को कहने का जो तरीका होता है ना, उसमें आप प्राथमिकता किसको देते हैं, उसे पहले कहेंगे जी, और जो गौण है उसको बाद में कहते हैं। तो प्राथमिकता, पहला वाक्य उन्होंने कहा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण हो। जब बच्चा पैदा होता है वो स्वस्थ होता है सामान्यतः, तो वो आजीवन स्वस्थ बना रहे, बीमार ही ना पड़े। ये सोच आयुर्वेद की है, ये अन्य किसी चिकित्सा पद्धति की सोच नहीं है जी। तो आयुर्वेद जो है वो न केवल चिकित्सा पद्धति बल्कि पूरा जीवन का विज्ञान है। तो पहला जो वाक्य उन्होंने कहा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रहे। तो उसके लिए उन्होंने दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। अगर उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमें कम से कम रोग होंगे या नहीं होंगे, हम आजीवन स्वस्थ बने रहेंगे। तो स्वस्थ बने रहने के लिए फिर आचार्यों ने कहा कि पंचकर्म करवाना चाहिए ताकि शोधन होता रहे। जब शोधन होता रहेगा तो शरीर में गंदगी जमा नहीं होगी, टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे तो आप शुद्ध रहेंगे, शरीर शुद्ध रहेगा तो बीमारियां नहीं होंगी। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। बिल्कुल। तो क्या इससे कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं आयुर्वेद से? जी, आपका कहना जो है वो फिर वही बात आती है कि लोगों ने बड़ा दुष्प्रचारित किया है, लेकिन लोग कहते हैं कि आयुर्वेद से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं जी। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, उसकी औषधियों को अगर मात्रावत सेवन नहीं किया, उसको डोजेज जो डॉक्टर ने बताए हैं उसके अनुरूप नहीं लिया है, तो फिर निश्चित रूप से उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो कोई भोज्य पदार्थ नहीं है। आयुर्वेदिक औषधियाँ, चाहे वो हर्बल औषधियाँ हों चाहे वो रस औषधियाँ हों, जी, वो दैनिक जीवन में रोज़ाना खाने के लिए नहीं होती है। बिल्कुल।
अगर आप उन्हें रोज़ाना खाने में लेते हैं, सेवन करते जी। हैं, तो निश्चित रूप से उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, वो चाहे वानस्पतिक द्रव्य हों जी। या रस औषधियाँ हों। लोगों में बड़ी गैर समझ है और बहुत सारे, मैं समझता हूँ, लोग इस बात को प्रचारित करते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो मैं लोगों को फिर से एक बार आगाह करना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं यदि मात्रा के अनुसार नहीं लिया या अपनी मर्जी से चिकित्सा की। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ मैडम, मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिले तो मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाऊँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास ऐसे रोगी आए जिन्होंने आकर के अपनी तकलीफ़ें बताई, और जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि उन्होंने इंटरनेट से या कहीं किसी किताब में पढ़ के या किसी से सुन करके और कुछ औषधियाँ लेना, आयुर्वेदिक औषधियाँ लेना शुरू की, वो चाहे वनस्पति की थी। जैसे एक पेशेंट मेरे पास पिछले दिनों आए, उन्होंने कहा सर मैं इम्पोटेंसी से ग्रस्त हूँ, उसके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, गायनिकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, इनफर्टिलिटी सेंटर पे भी गया, लेकिन कोई लाभ हुआ नहीं। फिर जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनकी थोरो हिस्ट्री ली और उसमें मुझे पता चला कि वो एक लंबे समय से नीम का सेवन कर रहे थे। जी। नीम वनस्पति ऐसी है जिसको लोग ये मानते हैं कि निरापद है और कोई भी नीम खाना शुरू कर देता है। मैं समझता हूँ डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो सामान्य जीवन में नीम का सेवन करते हैं, वो चाहे ताज़ा नीम लें या नीम का पाउडर लें। जी। तो वो भी इसी तरह से यंग पेशेंट था वो, और नीम ले रहा था काफ़ी समय से। तब मैंने उनसे पूछा कि नीम किसकी सलाह से ले रहे हैं आप, किसी डॉक्टर ने बताया? बोले नहीं साहब, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और पता चला कि नीम बहुत अच्छी दवाई है, इससे त्वचा रोग ठीक होते हैं। तो मुझे बीच में कुछ चमड़ी की बीमारियां हुई थी, खुजली वगैरह शुरू हुई, फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो मैंने नीम खाना शुरू कर दिया। सुबह मैं वॉक करने जाता हूँ, रास्ते से नीम की पत्तियाँ तोड़ता हूँ और खा लेता हूँ। अब यही सवाल उठता है कि साइड इफ़ेक्ट्स होता है या नहीं। तो उस पेशेंट ने सोचा कि ये नीम तो निरापद है, मैं ले लूँ, और उसने लिया भी। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसके शुक्राणु कम हो गए, उसका वीर्य जो है वो दुर्बल हो गया। सीमेन एनालिसिस कराया तो उसमें मोर्टेलिटी कम हो गई, स्पर्म्स का काउंट कम हो गया। तो जो नीम होता है, आयुर्वेद में ही लिखा है कि नीम जो होता है वो शुक्र दौर्बल्यकर है, तो इनफर्टिलिटी का कारण है। अब उस पेशेंट को ये जानकारी नहीं है, इसलिए मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दवा हो आयुर्वेद की, बिना किसी चिकित्सक की सलाह के ना लें। इधर उधर से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आयुर्वेद पढ़े हुए नहीं हैं, उनकी सलाह में आकर के कोई भी दवा सेवन ना करें। और आयुर्वेद की कोई भी दवाई है, जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक बंद ना करें, और जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक चालू ना करें। और बिना सलाह के लगातार कोई दवाई लेते ना रहें, क्योंकि सिर्फ भोज्य पदार्थ जो हम खाने के लिए लेते हैं, बस वही रोज़ाना लेने का होता है। कोई भी दवाई रोज़ाना लेने के लिए नहीं होती है। जी। तो क्या आयुर्वेद से कोई ऐसी बीमारी भी है ठीक हो सकती है जो ठीक नहीं हो पा रही है, एलोपैथी से ठीक नहीं हाँ हो बिल्कुल, पा रही इस तरह है? के मैं समझता हूँ आज हम लोगों के पास तो ऐसे ही पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है जो प्रायः सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति, आज मैं समझता हूँ पूरे दुनिया भर में 50 से ज़्यादा प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ सर्वाइव कर रही हैं, और भारत में तो काफ़ी सारी हैं। तो हमारे पास जो लोग हैं वो काफ़ी सारी चिकित्सा पद्धतियों में अपना इलाज करा के जब थक हार जाते हैं, फिर वो आयुर्वेद में आते हैं और आकर के बोलते हैं साहब हमने सब कर लिया, 2-2 साल 5-5 साल तक ट्रीटमेंट लिया, अब कोई लाभ नहीं हो रहा, तो सोचा आयुर्वेद में जा कर के देखा जाए। बिल्कुल। और फिर वो आते हैं और उन्हें जब लाभ मिलता है तो वो बड़े उत्साहित होते हैं, और वो फिर कई बार पछताते हैं कि हम पहले क्यों नहीं आयुर्वेद में आ गए। लेकिन फिर ऐसे रोगियों के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि वे रोगी जब उत्साहित होते हैं तो उनमें एक जज्बा जागता है और वो फिर लोगों को आयुर्वेद की तरफ मोटिवेट करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट ऐसे ही आते हैं जो किसी के द्वारा रेफ़र किए होते हैं। अभी कल मैं अभी आया था तब आपसे बात कर रहा था कि यहाँ इंदौर के ही पेशेंट थे मेरे पास, 2.5 साल पहले वो आए और उनके यहाँ पर वो निसंतान थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, काफ़ी जगह दिखाया और फिर वो आयुर्वेद में आए हमारे पास, ट्रीटमेंट लिया और उनके यहाँ एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया, बड़े प्रसन्न हुए। वो दवा व्यापारी हैं, यहाँ के बड़े दवा व्यापारी हैं। फिर उनको लगा कि यार ये आयुर्वेद तो बहुत कारगर है। फिर उनके एक रिलेटिव भोपाल में है, उनके यहाँ पे भी संतान नहीं हो रही थी, तो वो परेशान थे, उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब को आके दिखाइए। वो आए और ट्रीटमेंट लिया। मैं ट्रीटमेंट करके भूल गया कौन थे क्या था। आज सुबह वो जो इंदौर से जिन्होंने उनको लेके आए थे, उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब वो भोपाल से जो पेशेंट को मैंने बुलाया था, मेरे रिलेटिव को, उनके यहाँ आज बेटा पैदा हो गया। तो बड़ी खुशी की बात है। फिर उनका भी फ़ोन आया, शुभकामनाएं दी।
तो ये होता क्या है कि जो लोग आयुर्वेद का लाभ ले चुके हैं वो आयुर्वेद की तरफ अन्य लोगों को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप भी इसका लाभ लें। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं आयुर्वेद में चमत्कार तो बिल्कुल है और लोगों को अवेयर होने की भी बहुत ज्यादा चमत्कार शब्द वापरना ठीक नहीं है, ये तो आयुर्वेद का काम है। जी, चमत्कार करना तो मेरे ख्याल से चमत्कारियों का कार्य है। हमारा काम है लोगों को सही जानकारी देना, सही उपचार उपलब्ध कराना। अब ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो किस हाथ में जा रहे हैं या किस चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं। आज के समय में युवाओं में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यू देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है जी। तो क्या आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है? बिल्कुल मैडम, आज की जो तनाव भरी भाग दौड़ की जिंदगी है इसमें प्रतिस्पर्धा भी है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, परंतु इस चक्कर में क्या हो रहा है, लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि जितना युवा वर्ग है वो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सोता है और सुबह 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे तक सोकर उठते हैं वो लोग, जब आधा दिन चढ़ चुका होता है। जबकि आयुर्वेद में दिनचर्या जो बताई है, रात्रिचर्या जो बताई हुई है या ऋतुचर्या बताई है, उसका पालन अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा, कोई मानसिक दिक्कतें नहीं आएंगी और साथ साथ शारीरिक दिक्कतें नहीं आएंगी। ये शुरुआत मानसिक तनाव से होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मानसिक तनाव शारीरिक रोग में भी परिणित हो जाता है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो प्रतिस्पर्धा और काम की भाग दौड़ में, आपाधापी में आहार भी बराबर नहीं लेते हैं। ऑफिस का काम रहता है, भागते भागते कुछ नाश्ता किया नहीं किया, फिर लंच का कोई टाइम फिक्स नहीं है, लंबी सिटिंग होती है उनकी, एक ही चेयर पे लंबे समय तक बैठते हैं, उस कारण से उनका कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, नींद आना बंद हो जाती है, आंखों में जलन होती है, सिर दर्द होता है और सामाजिक स्तर पे उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी निम्न स्तर पे पहुंच जाता है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, हमारी ड्यूटी सिर्फ स्वयं के लिए नहीं है, हमारा जीवन जो है वो स्वयं से ज़्यादा समाज के लिए है, हमारे परिवार के लिए। यदि हम उनके काम नहीं आ सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है जी। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आप मानसिक तौर से परेशान हैं, नींद नहीं आती है, तनाव है, इन सब से अगर आप ग्रस्त हैं तो आप निश्चित रूप से आयुर्वेद में आइए। आयुर्वेद में आपके लिए योग, प्राणायाम, उचित आहार व्यवस्था, दिनचर्या, ऋतुचर्या की व्यवस्था और इसके साथ साथ पंचकर्म चिकित्सा का एक बहुत अच्छा विभाग है, वो है शिरोधारा और नस्य कर्म। ये 2 चिकित्साएं इन लोगों के लिए बहुत कारगर होती है। शिरोधारा का हम क्रम करवाते हैं 15 दिन से लेकर के 1 महीने या 2 महीने का, जैसी रोगी की अवस्था होती है उसके अनुसार। तो शिरोधारा में हम क्या करते हैं कि अभिषेक पात्र जैसा एक पात्र होता है हमारा, द्रोणी होती है, उसमें रोग के अनुसार तेल या क्वाथ भर के पेशेंट को लिटाया जाता है और उसके भ्रूमध्य के बीच में मस्तक पे यहाँ उसकी धारा छोड़ी जाती है। जैसे शिवलिंग के ऊपर हम अभिषेक करते हैं वैसा अभिषेक किया जाता है, जिसे हम परिषेक बोलते हैं। तो ये शिरोधारा 45 मिनट से लेकर के 1-1.25 घंटे तक का समय लेती है। इससे रोगियों को 3 से 4 दिन में लाभ दिखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो तनाव, इंसोम्निया, चिड़चिड़ापन, इन सब से बाहर निकल आते हैं। तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है। साथ साथ हम आहार व्यवस्था उसकी सुधारते हैं, उनकी जीवन शैली में सुधार करते हैं, उनका व्यवहार सुधरने लग जाता है और लोग इस तरह से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सर्जरी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको डर लगता है कि सर्जरी नहीं करवानी है, कोई बीमारी हो जाती है। तो क्या या आयुर्वेद में ऐसा भी है कि सर्जरी टाली जा सकती है? बिल्कुल मैडम, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर सर्जरी को आयुर्वेद से टाला जा सकता है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, जहाँ सर्जरी की बहुत आवश्यकता है वहाँ सर्जरी करना है। इसीलिए सुश्रुत आचार्य जो हैं आयुर्वेद के, वो सर्जरी के मामले में अगर कहा जाए तो वर्ल्ड के पहले सर्जन थे। सर्जरी की शुरुआत ही सुश्रुत ने की है। आप देखिए सर्जरी की जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स, वो चाहे मॉडर्न की हो, उसमें भी पहले पेज पे सुश्रुत का फोटो लगा हुआ है जी। वो आयुर्वेद के ही आचार्य हैं। तो सुश्रुत ने ही सर्जरी की शुरुआत की है, परंतु चरकाचार्य जो है वो मेडिसिन के डॉक्टर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये कहा है कि एक अवस्था के बाद में अत्र धन्वंतरियाणाम अधिकार है, उन्होंने कह दिया कि अब यहाँ सर्जरी की ज़रूरत है, धन्वंतरी की आवश्यकता है, क्योंकि सुश्रुत धन्वंतरी संप्रदाय के हैं। परंतु
कभी भी सर्जरी कराना हो तो मैं आम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको अगर आपके डॉक्टर ने कहा कि यहाँ सर्जरी की आवश्यकता है तो आप सर्जरी कराने से पहले सेकंड ओपिनियन अवश्य लीजिए, और सेकंड ओपिनियन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक का होना चाहिए। हो सकता है आपको सर्जरी में जाना ही ना पड़े। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको सर्जरी इमीडिएट कराना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन वो आयुर्वेद में आए और उन्हें किसी प्रकार की कोई सर्जरी करानी नहीं पड़ी, दवाइयाँ ले रहे हैं वो और पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो गया पहले से। जब वो जाकर के अपनी रिपोर्ट्स उन सर्जन के पास दिखाते हैं जिनको उन्होंने पहले दिखाया था, वो आश्चर्य करते हैं, वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये कोई पेशेंट बिना सर्जरी के कैसे जिंदा है। अभी ऐसे केसेस मेरे पास हैं, आप कभी मेरे क्लिनिक पे आइएगा, मैं आपको ऐसे केसेस दिखाऊंगा, तब आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। इवन उन्होंने जहाँ इन्वेस्टिगेशन कराई थी वो इन्वेस्टिगेशन सेंटर पे भी वो डॉक्टर आश्चर्य करते हैं कि यार ये गांठ थी अगर आपको या ऑब्स्ट्रक्शन था तो वो रिड्यूस कैसे हो रहा है बिना सर्जरी के। हाँ, कुछ कंडीशंस में सर्जरी की आवश्यकता होती है, तब हम उन्हें बिल्कुल रोकते नहीं है और हम भी सलाह देते हैं कि आप सर्जरी कराइए। पर बहुत सारे एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पर क्षार सूत्र बहुत अच्छा कारगर होता है, सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। कोई एक्सटर्नल ग्रोथ होती है उसके अंदर सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके लिए हमारे यहाँ क्षार कर्म और अग्निकर्म चिकित्सा सुश्रुत ने बताई है, जो बहुत सस्ती भी पड़ती है और सुलभ है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबा विश्राम करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यक्ति और क्या चाहता है कि कम से कम खर्च में कम से कम विश्राम के किए हुए अपने ड्यूटी से ज़्यादा दिन उसको छुट्टी लेना ना पड़े। अगर आसानी से काम हो जाता है तो क्या बुराई है। बिल्कुल सर जी। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप आयुर्वेद चिकित्सा लें या ना लें, लेकिन अगर आप इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी सर्च करते हैं तो आयुर्वेद के बारे में ज़रूर सर्च किया करें, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। हाँ, लेकिन सजग रहने की आवश्यकता यह है कि उसमें कई बार कुछ डॉक्टर्स या कुछ लोग औषधियों की जानकारी देते हैं, वो बिना अब किसी चिकित्सक की परामर्श के बगैर कभी ना लें। जब भी आपको औषधि लेनी हो, वो चाहे साधारण सी कोई दवाई बताई हो, लेकिन उसके लिए अपने आसपास जो भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लें, उसके बाद ही औषधि का सेवन करें, अन्यथा आप कोई बड़े समस्या में पड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आगाह करना चाहता हूं और सबको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी सारी जानकारी जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी था कि आयुर्वेद के बारे में जानें। आखिरकार अगर कहा जाए तो ये हमारी जो परंपरा है कई वर्षों पुरानी है और कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, तो इसको जागरूक करना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल मैडम, जो भी हमारे देश की प्राचीन परंपराएं हैं, वो चाहे संस्कृति हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे कोई कला हो, उसमें बहुत सारा विज्ञान छुपा हुआ है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। आवश्यकता है कि उसको पुनर्जीवित करें, उसके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें और आदर के साथ उसको स्वीकार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मैडम, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो अभी हमने सर से जाना कि किस तरीके से आयुर्वेद हमारे शरीर पे कितना इम्पैक्ट करता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया से सर्च करके अपना खुद का इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए सर ने जैसा बताया कि वो सावधान रहें, ऐसा ना करें, क्योंकि एक जो आयुर्वेद के ज्ञाता होते हैं उनसे जब तक हम सारी जानकारी नहीं लेते हैं, खुद को नहीं दिखाते हैं, तब तक वो चीज़ें हमारे शरीर पे गलत इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो इस चीज़ से आप ज़रूर बच कर रहें। ऐसे वीडियो लगातार हम आप तक लेते आएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है त्वचा रोग पर। त्वचा रोग पर हम बात करेंगे कि आखिरकार कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर पे या फिर आपका फेस जो होता है वो खराब होता जाता है और आप एलोपैथी लेते हैं, लेकिन वो भी आपके चेहरे पर असर नहीं करती है और आपका चेहरा और भी खराब हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए क्या इलाज है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड को ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।